जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 34 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 सितंबर 2022 को जो दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी रेलवे ग्रुप डी के लिए। 2 तरह की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के, और ये प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो टेस्ट हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों का विभवानुपात है और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो आपको ज्ञात करना है V1/V2 और I1/I2 क्रमशः क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां से देखो भी, अब दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध है वो डायरेक्ट जुड़ेगा भी। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ेगा। डायरेक्ट कितना हो जाएगा भी 10 और 20, 10 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा भी। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। अब आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है भी श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है। श्रेणी क्रम के अंदर है वो आपकी धारा है, यानी आई है वो क्या रहती है, सेम रहते हुए, यानी जितनी धारा है वो 10 ओम के प्रतिरोध में बहेगी, उतनी ही धारा है वो 20 ओम के प्रतिरोध में बहेगी, यानी धारा यहाँ पे समान रहेगी। लेकिन बात ये आती है विभवांतर, यानी वोल्टेज है वो क्या होता है, चेंज। वोल्टेज है वो दोनों के अंदर है वो अलग होता है भी। ये श्रेणी क्रम का कंडीशन होती है। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, साथ में समांतर क्रम की कंडीशन भी देख लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में आई चेंज होता है भी। आई है वो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर है वो चेंज रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा, यानी वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा। इसमें वोल्टेज है वो सेम रहेगा और आई चेंज रहता है। ये समांतर क्रम की कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहां से तुल्य प्रतिरोध अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इसके अंदर है वो प्रत्येक, यानी ए और वी के सिरों के बीच में विभवानुपात आपको ज्ञात करना है, यानी V1 और V2 ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करेंगे, आपको आई पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या बोलता है, V/IR बोलता है। V/IR, तो आई आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो V ज्ञात करेंगे। तो आई ज्ञात कर लो। आई ज्ञात करोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आई बराबर हो जाएगा V/R, और V आपके पास में कितना है, 6 वोल्टेज है तो 6 आ जाएगा। R आपके पास में अभी तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 एम्पियर, यानी आई आपने निकाल लिया, 1/5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे V1 ज्ञात कर लो। V1 ज्ञात करोगे तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम से ये रहा, तो V1 ज्ञात कर रहे हैं तो I यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5, और R यहाँ पे कितना होगा, तो R अब की बार 10 ओम लोगे, यानी ये A प्रतिरोध है और ये आपका B प्रतिरोध है, तो यहाँ पे 10 ओम लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 वोल्टेज आ जाएगा। V1 का मान कितना आ जाएगा, 2 वोल्टेज आ जाएगा। इसी प्रकार से V2 ज्ञात कर लो। V2 ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में 1/5 इंटू, और यहाँ पे R का मान कितना है, 20 है, तो ये आपके पास में 5 से कम 5, 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 4 आ जाएगा। ये आपके पास में 4 आ गया। अब देखो भी, आपको ज्ञात क्या करना है, V1/V2 ज्ञात करना है। तो V1 का मान कितना है, 2 है, V2 का मान कितना है, 4 है, तो 2 एकम 2, 2 2 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और आपको ज्ञात क्या करना है, I1 और I2 ज्ञात करना है।
तो प्रत्येक कंडीशन में समान रहता है भी श्रेणी क्रम में। तो आपको क्या करना है, I1 कितना है 1/5 है तो 1/5, और I2 कितना है 1/5 ही रहेगा भाई, तो ये 1/5 रहेगा। तो यहां पे 1 और ये 5 नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा भी, तो ये क्या है कट गए, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो V1 अपॉन में V2 तो आपके पास में 1/2 है, और I1 अपॉन में I2 आपके पास में कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पे 1/2 और 1 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पे आपको ज्ञात करना है वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों की कमी का कारण क्या है। वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों का कमी हो रही है, उसका कारण क्या है? तो चमड़े और मांस की मांग, बिल्कुल सही बात है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, बिल्कुल सही बात है। और जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना, जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों के अंदर रखना है, वो संरक्षित क्षेत्रों के अंदर रखेंगे तो क्या प्रजातियों की कमी होगी या फिर वन्य जीवों की कमी होगी? क्या नहीं हो सकती। यानी एक सुरक्षित स्थान पे रखेंगे तो यहां पे उनकी जनसंख्या में और प्रजातियों में कमी नहीं आएगी, ये गलत बात है। अब यहाँ पे आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, ये भी क्या है कमी का कारण नहीं है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कमी का कारण है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई ये तीनों के तीनों क्या है कमी के कारण है भी, ठीक है। तो यहां पे देख लो भी कौन सा ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए भी, ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। अब कॉपर ऑक्साइड है और जैसे ही अभिक्रिया विद कॉपर अलग हो गया तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया भी, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया भी, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन थी और अब ऑक्सीजन है नहीं, कॉपर बन गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी आई है। ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन देखो भी यहाँ पे, और हाइड्रोजन का जैसे ही अभिक्रिया हुई तो H2 यानी जल बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो इसका मतलब H2 यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकृत। हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकृत हो गया। तो इसमें ऑक्सीकृत कौन सा हो रहा है, तो हाइड्रोजन हो रहा है भी, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले भी अपचयन किसका हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का है वो अपचयन हो रहा है भी, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दाएं हाथ का यूज है वो आप धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए करेंगे भी। दाएं हाथ का नियम का यूज है वो आप प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करेंगे। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप बैय से बल और बैय से बाएं हाथ का नियम यूज करोगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करोगे। और यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो उस क्षेत्र के अंदर है वो आपको दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम का यूज करोगे भी, दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम का आप यूज करोगे। चीजें समझ पाए क्या? तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो दाएं हाथ का नियम, और बल की दिशा ज्ञात करनी है तो बाएं हाथ का नियम, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं भी? हम सांस अंदर लेते हैं और अंदर से जब बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है भी अपने शरीर से सारी की सारी ऑक्सीजन है, सारा का सारा जो वायु है वो बाहर आ गया, नहीं, कुछ वायु है वो अंदर रह जाता है। जब अपन बाहर निकालते हैं और उसके बाद में अंदर वायु को लेते हैं तो उसमें जो समय लग रहा है, उस समय उसमें जो पर्याप्त समय लग रहा है उसमें हमें क्या है एक प्रकार से भी कठिनाई ना हो। इसीलिए क्या है, अंदर ऑक्सीजन अंदर है वो वायु बनी रहती है हमारे शरीर के अंदर। उस वायु की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, तो उस वायु की मात्रा को फुफ्फुसीय मात्रा या फिर वायु कोशीय मात्रा या फिर अवशिष्ट मात्रा या फिर श्वसन मात्रा बोलते हैं। तो उससे अपन बोलते हैं अवशिष्ट मात्रा कहते हैं भी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बोने मटर के पौधों के साथ
करवाया गया। तो F1PD में सभी पौधे लंबे थे और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? भी F1PD के अंदर है वो सारे के सारे पौधे लंबे थे, F1PD के अंदर है वो सारे के सारे पौधे लंबे थे। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है भी यहाँ पे जो लंबापन है ना, जो लंबापन है वो बोनेपन के ऊपर क्या है, प्रभावी है। यानी लंबापन है वो बोनेपन बोनेपन जो पौधे का यहाँ पे एक प्रकार से कंडीशन है उसके ऊपर प्रभावी है। तो लंबापन है वो बोनेपन पर प्रभावी या फिर हावी होता है। लेकिन ये बोनापन है ना, ये आपको F1PD के अंदर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब अपन F2PD जब प्राप्त करेंगे ना, तो उसके अंदर है वो लंबापन भी होगा और बोनापन भी होगा। कहने का मतलब जो F1PD के अंदर जो लक्षण दिखाई नहीं दिए वो आपको F2PD के अंदर है वो दिखाई देंगे। तो यहां पे F1 के अंदर बोनापन दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब लंबापन है वो बोनेपन के ऊपर क्या है, प्रभावी है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपको बताना है भी एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम आंवला है भी, क्या है, आंवला है, और आंवले का उपयोग है वो च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। बिल्कुल सही बात है। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है, एक प्रकार से अभिक्रियाशील होते हैं और ये क्या है, सभी के साथ में है वो अभिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। तभी मेंडलीफ ने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो तत्व है उनको चुना, उन पे ध्यान है वो ज्यादा केंद्रित किया भी, ये सारे के सभी के साथ में क्या है, क्रियाएं करते हैं। उसके बाद में मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच की। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी परमाणु क्रमांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच नहीं की थी। इनकी जांच है वो यहाँ पे किसने की थी, ये 1913 के अंदर है वो मोजले भाई साहब आते हैं। मोजले ने ये नियम दिया था भी, कौन सा नियम, परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी तत्वों को व्यवस्थित परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने किया था, तो मोजले ने किया था। इसीलिए मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, मेंडलीफ को, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता है वो मोजले को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको क्या है, व्यवस्थित किया था। लेकिन मेंडलीफ भाई साहब ने क्या किया था, मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच की थी और इन्होंने द्रव्यमान के ऊपर, द्रव्यमान के आधार पर है वो इसको सेट किया था भी। ठीक है, तो यहां पे आपका कौन सा गलत है ये आपको बताना था। तो गलत यहाँ पे 3 नंबर है भी, 3 नंबर है वो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो भी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं भी, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, जितनी यहाँ पे अभिक्रिया होने से पहले जितना द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब बाईं ओर जितना द्रव्यमान है वो बाईं ओर है, उतना ही द्रव्यमान है वो आपका दाईं ओर होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान कम नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है वो हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है। गलत विकल्प का उपयोग करना है। इसका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या फिर उसमें देरी के लिए किया जाता है। यानी गर्भ निरोधक उपकरणों का यूज है वो गर्भावस्था को रोकने और उसमें देरी के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका कोई अनुषंगिक प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक बार इस पे होल्ड पे रखो इसको। आगे है, इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो भी, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे इसने एक चीज बोली है, वो बोली है भी ये इसका उपयोग अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल होता है भी। जो गर्भ निरोधक उपकरणों का यूज करते हैं जैसे कंडोम हो गया और जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक है,
तो इनका जैसे जो मुख्य गोलियां होती है उनका यूज करते हैं। तो इनसे क्या है, साइड इफेक्ट सभी का पड़ता है भी, साइड इफेक्ट है वो सभी का पड़ता है, लेकिन ये बोलता है भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प आपका यही हो जाएगा भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा का सारा सही है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। भोजन के संग्रहण के लिए, अब जाइलम के अंदर है वो 4 पार्ट होते हैं भी। एक तो होता है जाइलम तंतु, एक होता है एक होता है वाहिका, और एक होता है वाहिनिकी, और एक होता है पेरेनकाइमा। तो यहां पे जाइलम तंतु यानी वाहिकी और वाहिका और वाहिनिकी, ये क्या होते हैं, ये मर्त होते हैं भी, ये मर्त होते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, ये संवहन का कार्य करते हैं भी, ये संवहन का कार्य करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। चीजें समझ पाए क्या। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, जाइलम के अंदर कौन सी मर्त कोशिकाएं होती है जो संवहन का कार्य करती हैं। तो वाहिनिका और वाहिका, ये दोनों मर्त कोशिकाएं होती है जो संवहन का कार्य करती है। जाइलम तंतु है, ये संवहन का कार्य नहीं करता। लेकिन यहां पे पूछा ये है भी, भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो पेरेनकाइमा है ना, ये भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन का जो संग्रहण करता है वो पेरेनकाइमा करता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, तो यहां पे देखो भी, मानव शरीर का पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। तो ये एक है वो 3 नंबर पे चला जाएगा, सी पे। अम्ल वर्षा होती है ना, वो 5.6 से कम, जिसका पीएच, अम्ल वर्षा का पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है भी। मुंह है, जब दांत की सड़न शुरू करते हैं तो वो पीएच मान कब होता है, वो पीएच मान 5.5 से कम होता है। अब यहां पे देखो 5.5 यानी दोनों समान है भी, 5 और 5 दोनों समान है। तो हमारे मुंह के जो दांत है वो समान है। इस प्रकार से याद रखना भी, इनमें मैं भी कंफ्यूज होता हूं। अम्ल वर्षा और मुंह, जब दांत की सड़न शुरू होती है तो वो कौन से पीएच के ऊपर यहां पे कार्य करना शुरू करते हैं, तो इसके अंदर मैं भी कंफ्यूज होता हूं। तो आई होप आप भी कंफ्यूज होते होंगे। तो मैंने इस प्रकार से याद रख रखा है, मुंह के अंदर दांत है वो समान होते हैं, ठीक है। वैसे तो अलग होते हैं भी, 3 प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन याद ये रखना भी मुंह के अंदर दांत है वो समान होते हैं। तो 5 और 5 दोनों समान है, 5 और 5 दोनों समान है। तो यहां पे मुंह जब दांतों की सड़न शुरू होती है वो 5.5 से कम पीएच के ऊपर होती है, और अम्ल वर्षा होती है तो उसका पीएच है वो 5.6 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा, वो देख लो भी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी, मानव शरीर तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। सारी की सारी जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो रक्त को सभी शिराएं हैं वो रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है। तो फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है, यहां पे समझना थोड़ा सा आप भी। इस प्रकार से मैंने ये एक अपना हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं भी। ये क्या है, आलिंद है, ये आलिंद है, और ये क्या है, नील्य है। ये आपका नील्य है, और ये नील्य है, ये आपका नील्य है, और ये भी क्या है, नील्य है। और यहां पे अपने क्या है, फेफड़े हैं भी, ये अपने क्या है, फेफड़े हैं, ये अपना हार्ट है। अब यहां से फेफड़ों से आलिंद के अंदर क्या है, शुद्ध रक्त आएगा। फेफड़ों से आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त आएगा। तो यहां पे जो शुद्ध रक्त आएगा ना, वो कौन सी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा है वो लेके आएगी। फुफ्फुसीय शिरा है वो यही शुद्ध रक्त होता है भी। फेफड़ों से और हार्ट की ओर जो रक्त लेके आती है वो फुफ्फुसीय शिरा लेके आती है, और वो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपके पास में कौन से यहां पे कपाट लगे होते हैं भी, ठीक है। और जब आलिंद, और आलिंद के बाद में नील्य में आ जाएंगे, नील्य के बाद में यहां से है वो आपका शिराओं, धमनियों के द्वारा है वो रक्त अपने शरीर के अंदर चला जाता है, शरीर के अंदर, और फिर शरीर से वापस यहां से, शरीर से और ये नील्य के अंदर लेके आती है। शरीर से नील्य के अंदर है वो कौन लेके आती है, तो वो शिराएं लेके आती है, ठीक है। शिराओं से नील्य के अंदर आ जाएगा, शरीर से नील्य की ओर शिरा लेके आती है। ये अशुद्ध रक्त होता है। यहां पे धमनियां काम करती है, धमनियां। और
यहाँ पे कपाट लगे होते हैं भी, यहाँ पे कपाट होते हैं। और उसके बाद में नीले से और फेफड़ों तक जो कार्य करती है रक्त को पहुंचाने का, ये अशुद्ध रक्त है। और इसको ये एक फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है भी। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फुफ्फुसीय शिरा है ना, ये शुद्ध रक्त लेके आती है, और ये जो फुफ्फुसीय धमनी है ये अशुद्ध रक्त लेके आती है, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब कम नहीं, फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अवकाशीय होती है नहीं, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आती है, ये सही बात है। फुफ्फुसीय शिरा है जो फेफड़े से और आलिंद के बीच में कार्य करती है, तो वो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त लेके आती है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अभी इसके अंदर आपको बताना है भी वर्जिन वनस्पति क्या है। तो वर्जिन वनस्पति है वो वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकास हुआ हो और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया हो, वो क्या कहलाता है? वो वर्जिन वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्जिन वनस्पति कहलाता है भी। एक ऐसी वनस्पति समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उसका विकास हुआ हो और लंबे समय से मनुष्य द्वारा है वो उसे छोड़ा गया हो, यानी उसको लंबे समय से मनुष्य ने उसे छोड़ दिया है। एक प्रकार से भी उसने खुद ने क्या किया है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा है वो अपना विकास किया है। तो वो कौन सी वनस्पति होती है? वर्जिन वनस्पति कहलाती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है। तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोपेंटेन का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेंटेन यानी 5 कार्बन होंगे। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो का मतलब होता है भी एक चक्रीय श्रृंखला बनेगी भी, एक चक्रीय श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ पे C5H10 ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है। साइक्लो का मतलब एक चक्रीय श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला बना दो भी, 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन है वो आपके पास में होना चाहिए, 1 2 3 4 और एक ये 5, ये बन गया, 5 कार्बन बन गए। अब इसके अंदर 10 हाइड्रोजन जोड़ने, आपके 10 है हाइड्रोजन जोड़ने। तो इस प्रकार से 10 है वो इसमें हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब इसने पूछे क्या है? तो एकल बंधों की कुल संख्या पूछी है। तो एकल बंधों की कुल संख्या है वो देख लो भी, 5 तो कार्बन के बीच में बॉन्ड होंगे और 10 है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होंगे। टोटल है वो 15 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। या फिर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 हाइड्रोजन जुड़े। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 10 बॉन्ड हो गए, एकल बॉन्ड। और उसके बाद में कार्बन के बीच में देख लो भी, 1 2 3 4 और 5। तो कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 और 10 15। टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, सूरजमुखी का पौधा 6.2 से 6.7 की पीएच रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 5 है तो सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाएगा। यानी सूरजमुखी का जो पौधा है वो 6.2 से 6.7 जो पीएच रेंज वाली जो मिट्टी है ना, उसके अंदर बढ़िया तरीके से बढ़ता है, बढ़िया तरीके से वो अपनी यहाँ पे डेवलपमेंट करता है अपने पेड़ का। लेकिन यदि किसी बगीचे की पीएच मान कितनी है? 5 है। पीएच मान है वो 5 है। तो यहाँ पे सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी के पौधे कौन सा पदार्थ का यूज करोगे? तो अब इसमें देखो भी, 5 है और 5 से 6 करना है, यानी क्या करना है? पीएच कम करना है। पीएच आपको क्या है? एक प्रकार से भी अधिक करना है। और वैसे अम्लता कम करनी है, अम्लता कम करनी है तो उसमें किसका यूज करोगे भी? अम्लीयता है वो कम करनी है, उसको क्षारीयता की ओर लेके जाना है, क्षारीयता की ओर लेके जाना है। तो नमक का यूज करोगे या फिर नींबू का यूज करोगे या फिर कंपोस्ट का यूज करोगे या फिर बालू का यूज करोगे? तो यहाँ पे अपन है वो इसकी पीएच कम करने के लिए कंपोस्ट यानी खाद का यूज करेंगे भी, खाद का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका खाद होगा, नींबू नहीं होगा भी, क्योंकि इसने नींबू मान रखा भी। नींबू खुद अम्ल होता है भी। नींबू का जो पीएच मान है वो 1.2 के करीबन होता है भी। नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2 के करीबन होता है, 2.2 के करीबन होता है। तो इसमें नींबू और मिलाएंगे तो ये ज्यादा अम्लीय होगा भी। ये क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पे इसको क्षारीयता की ओर लेके जाना है, आपको क्षारीयता की ओर लेके जाना है। तो यहाँ पे कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी, खाद मिलानी पड़ेगी भी, खाद है वो मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? अभी अम्लीयता कम करनी है, अम्लीयता कम करनी है, तो इसके अंदर है वो आपको क्या मिलाना पड़ेगा? अम्लीयता कम करनी है तो उसमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा आपको, जिप्सम। और क्षारीयता कम करनी है, क्षारीयता कम करनी है तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा? चूना पत्थर मिलाना पड़ेगा, CaO, चूना पत्थर है वो मिलाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? एक आपके पास में ग्लास की स्लेब है, एक पट्टी है इस प्रकार से, और इसके अभिलंब के अनुदिश ही कोई प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से आ रही है, तो टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। इस प्रकार से ये आ रही है और टकराने के बाद में अभिलंब के अनुदिश है तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य एक्स पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे आप पहले लेंस फॉर्मूला लगाओ। इसमें फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, अवतल लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v, और माइनस में 1/u होता है। आपको ज्ञात करना है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, यानी v ज्ञात करना आपको। तो v ज्ञात करना, तो इसको दूसरी साइड में भेज दो, तो 1/v बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में? 1/f, ये यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको पता है भी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो लेंस के बाईं ओर रखा है, और लेंस के बाईं ओर सारी दूरियां वो कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर में 1/15, ये माइनस का आएगा क्योंकि फोकस दूरी है, और माइनस का ही 1/30 आएगा, ऑब्जेक्ट है वो बाईं ओर है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 15 2 30, और 30 से कम 30, तो यहाँ पे आपके पास में कितना बन जाएगा? 3/10 बन जाएगा, 3/30 बन जाएगा माइनस का। ये मान किसका आया है? तो 1/v का मान आया है। आपको ज्ञात क्या करना है? v का मान ज्ञात करना है, तो v का मान ज्ञात करना है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 30/3, तो 3 एकम 3 और 3 दाएं 30, यानी माइनस का 10 आ गया। अभी माइनस का 10 आ गया, तो माइनस का 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? जो आपका प्रतिबिंब बना है वो किस साइड में बना है भी? तो आपका प्रतिबिंब है वो बाईं ओर बना है भी। आपका प्रतिबिंब भी कहां पे बना है? बाईं ओर बना है, तभी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन आया है भी। आपका जो इमेज बनी है वो भी बाईं ओर बनी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन करो। शीर्ष शिकारी का चयन का मतलब हो गया भी जो जीव आपको ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है, यानी सभी का शिकार करने वाला, उसका शिकार कोई न करे, ऐसा कौन है? तो यहाँ पे टिड्डा, चूहा, अजगर सांप और गरुड़। तो गरुड़ पक्षी होता है जो बाज बोलते हैं ना उसको, वो। तो शीर्ष स्थान के ऊपर है वो टिड्डा है। टिड्डे को तो चूहा ही खा जाता है भी, और चूहे को अजगर भी खा जाता है, और चूहे को यहाँ पे गरुड़ भी खा जाता है, और अजगर को भैया गरुड़ भी खा जाता है। तो यहाँ पे शीर्ष स्थान के ऊपर है। वो कहने का मतलब ये है भी, ये उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। उत्पाद है वो स्तर फर्स्ट आ गया, इसका पहला स्तर है उत्पाद। सूर्य के प्रकाश में इसने अपना खुद का डेवलपमेंट किया उत्पाद, जैसे घास हो गया, कुछ भी है, और उस घास को खाएगा कौन? टिड्डा। उस घास को टिड्डा खाएगा, और टिड्डे को कौन खाएगा? चूहा। और चूहा भाई साहब को कौन खाएगा? तो ये अजगर भाई साहब खा जाएंगे, और अजगर को कौन खा जाएगा? फिर गरुड़ खा जाएगा। तो यहां पे शीर्ष यानी ऊपर कौन है? सबसे ऊपर तो गरुड़ है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है भी, यानी गरुड़ को भी खाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन ऑप्शन में ओनली फॉर गरुड़ ही है शीर्ष पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लासों को लाइक कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। पढ़ने और पढ़ाने का मजा कब आता है? जब पढ़ने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले कब आएंगे? जब आप अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लासों को शेयर किया करो। यानी आप दिन में 2-2 3-3 क्लासें मांगते हो और आप क्लासें शेयर करते नहीं हो, तो शेयर नहीं करोगे तो भैया फिर पढ़ने का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। कंपटीशन होगा ना, उसी युग के अंदर है वो आगे बढ़ने का मजा आता है।
तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब इसमें देखो भी 86 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी एक तत्व आवर्त 2 में और समूह 2 से संबंधित है, तो इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब ध्यान में रखना भी, एक तो होता है आवर्त, आवर्त क्या है, और एक है समूह है। अब बात आती है समूह क्या है। आवर्त सारणी के अंदर ये जो होते हैं ना, ये इस प्रकार से जो खड़ी लाइनें होती है, ये ग्रुप बनाती है, समूह बनाती है। यहाँ पे पहला ग्रुप आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से हमारे आवर्त सारणी के अंदर 18 ग्रुप है, 18 समूह है। अब ये समूह क्या बताते हैं, तो समूह है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता दर्शाते हैं। ये समान संयोजकता बताते हैं भी 2 नंबर जो ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व आए ना, उन सभी की संयोजकता समान होगी। ठीक है, 1 नंबर ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ गया आपका, और लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ठीक है, और उसके बाद में हेलिन यानी कि रब से फरियाद, और रुबिडियम आ गया, रब से फरियाद, फ्रांसियम आ गया। ये जो तत्व वो 1 नंबर ग्रुप में आते हैं, तो इसका मतलब इसकी सभी की संयोजकता सभी की संयोजकता समान होगी, सभी की जो संयोजकता है वो समान होगी, ये +1 इसकी संयोजकता है। तो जो समूह है वो क्या बताते हैं, संयोजकता बताते हैं। और जो आवर्त होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, अपनी आवर्त सारणी के अंदर फिलहाल है वो 7 आवर्त है, वर्तमान में कितने आवर्त है, 7 आवर्त है। इस प्रकार से ये 7 आवर्त होते हैं। अब ये आवर्त क्या बताते हैं, तो ये आवर्त है वो कक्षा की संख्या बताते हैं, समान कक्षा की संख्या बताते हैं। कक्षा ये होता है भी ऑर्बिट, यानी पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट की संख्या बताते हैं। तो पहले ग्रुप के अंदर है वो एक ही ऑर्बिट होता है, भी पहले और ग्रुप के अंदर एक ही चक्कर होता है, एक ही कक्षा होती है। तो इस सभी पहले ग्रुप के अंदर वो सभी की जो कक्षा होगी वो एक ही होगी। दूसरा जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 कक्षाएं होती है, तो सारे के सारे जो तत्व है दूसरे आवर्त के अंदर जितने भी तत्व आते हैं उन सभी की कक्षा 2 ही होगी दूसरे ग्रुप के अंदर, तीसरे के अंदर 3 होगी, चौथे के अंदर 4 होगी। तो कहने का मतलब है भी आवर्त क्या बताते हैं, आवर्त आपको बताते हैं कक्षकों की संख्या, भी समान कक्षाएं हैं, और समूह आपको क्या बताते हैं, संयोजकता, यानी समान संयोजकता। 2 नंबर में जितने भी तत्व हैं उनकी सभी की संयोजकता समान होगी। ठीक है, 3 नंबर में जितने भी तत्व आते हैं उन सभी में की जो संयोजकता होगी वो समान होगी। तो यहां पे आवर्त कौन सा है, 2 है, और समूह कौन सा है, 2 है। तो यहां पे आपको आवर्त नहीं देखना है, ओनली फॉर समूह, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। तो 2 नंबर समूह के अंदर तो 2 ही होगी, उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पे बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यहां पे थोड़ा सा और समझना भी, जैसे मैंने यहां पे आता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये 2 नंबर ग्रुप में आते हैं। अब बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, और बी ए से क्या बनेगा, बेरियम। तो यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो इसमें मैग्नीशियम को मैं उठाता हूं पहले। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है वो आपका 12 नंबर पे आता है अभी, तो 12 नंबर पे आता है। तो ये लो 12 नंबर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 है। तो पहले ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भी, पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरे ऑर्बिट के अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 आ गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। और तीसरे ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर तीसरे ऑर्बिट के अंदर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें आ जाएंगे। तो 8 और 2 10 और 2 12, तो 2 बचे हुए हैं तो वो 2 आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, भी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता है वो 2 हो जाएगी। यानी बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन या तो ये भी अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, भी किसी भी तत्व के बाहरी ऑर्बिट के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब ये स्थायित्व प्राप्त करेगा तो इससे या तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे या फिर 2 त्यागने पड़ेंगे। तो यहां पे ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के अकॉर्डिंग, ग्रहण करने से क्या है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, 2 को त्याग देगा। 2 को त्यागेगा तो इसके ऊपर +2 है वो आयन आ जाएगा, +2 है वो चिन्ह आ जाएगा, निशान आ जाएगा +2 का, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वही उनकी संयोजकता होती है भी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा निम्नलिखित 2 क्षण चुंबकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है।
बी ए में 6 रेखाएं हैं, उनके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, और बी में उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है, तो ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य होगी। अब ये देखो भी, यहां पे अपन एक चुंबक बनाते हैं, ये अपनी ए चुंबक है। अब इसमें क्या कर रही है, इसमें 6 जो रेखाएं हैं वो दक्षिण ध्रुव से इस प्रकार से अंदर आ रही है भी, ठीक है, इस प्रकार से अंदर आ रही है, और इस प्रकार से 6 जो रेखाएं हैं वो इसके अंदर आ रही है दक्षिण ध्रुव से, ये रो, ठीक है। और एक अपने पास में ये चुंबक है बी, और इसमें क्या है, उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं बाहर निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं हैं वो बाहर निकल रही है। अब इसके अंदर है वो 6 रेखाएं हैं, और इसके अंदर 3 ही रेखाएं हैं। अभी जितनी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी उतनी ही रेखाएं हैं वो दक्षिण ध्रुव में जाएगी, और जितनी रेखाएं दक्षिण ध्रुव में जाएगी उतनी ही रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव में निकलेगी। तो यहाँ पे 6 रेखाएं जा रही है, तो इसका मतलब 6 रेखाएं इसमें बाहर निकलेगी, और यहाँ पे 3 रेखाएं निकल रही है, तो इसका मतलब 3 ही रेखाएं इसके अंदर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया भी, यहाँ पे तो जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो चुंबकीय रेखाएं जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसके अंदर है वो चुंबकत्व का जो प्रभाव है, जो उसकी क्षमता है वो ज्यादा होगी। भी चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, ए के अंदर पाया जाएगा, ज्यादा है यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं, और यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब कम चुंबकत्व किसमें पाया जाएगा, बी में पाया जाएगा। अब इसकी शक्ति बतानी है भी, ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य की होगी, तो ए की जो सामर्थ्य है ना वो बी की सामर्थ्य की दुगुनी होगी भी, क्योंकि यहाँ पे दुगनी रेखाएं हैं, तो इसमें का मतलब हो गया भी ए के अंदर है वो दुगनी पावर है, बी के अंदर है वो कम पावर है। तो यहाँ पे ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य की दुगुनी होगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो AgBr आता है और एक होता है AgCl, दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया और वहां पे दोनों अलग अलग भी दे रखे थे, इस प्रकार से दे रखा था AgCl AgBr, और एक यहाँ पे KBr दे दो, और एक यहाँ पे दे दो भी AgBr और AgCl। तो इसके अंदर है वो जो सिल्वर ब्रोमाइड है और एक सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इसका संयोजन का प्रतिरोध बताना, तुल्य प्रतिरोध बताना, एक आसान सा क्वेश्चन है। समांतर क्रम में है तो आपको पता है भी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, 1/R1 1/R2 1/R3 इस प्रकार से जुड़ेगा। तो यहां पे R 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 इस प्रकार से क्या है आगे चलता जाएगा। समांतर क्रम श्रेणी क्रम होता तो डायरेक्ट R1 प्लस में R2 प्लस में R3 ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यहां पे 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में 1/24, एलसीएम कितना आ गया 24, 8 या 24 प्लस में 12 2 24 और प्लस में 12 एकम 12। तो ये मान किसका आ गया, 1/R का मान आ गया। आपको चाहिए आपको क्या चाहिए, R, यानी आपको तो तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो आपको तो R चाहिए, तो ये कितना हो जाए 3 2 5 और 1 6, तो 24/6 आ जाएगा अभी। यानी इसको अपन पलटेंगे ना तो ये संख्या भी पलट जाएगी। तो यहाँ पे R बराबर 24/6, तो R का मान कितना आ जाएगा 6 चौका 24, यानी 4 ओम इसका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो जलीय जो पादप होते हैं वो अपनी जो उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो किसके माध्यम से कंप्लीट करती हैं, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको माध्यम दे रखा है भी। अब यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भी, वो हो जाएगा विसरण के माध्यम से। कौन सा माध्यम होगा उसका, विसरण का माध्यम होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो उपापचयी अपशिष्ट है वो विसरण के माध्यम से है वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसमें बताना भी किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और होगा। तो इसके अंदर आपको पता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी की दुगुनी होती है यानी 40, और वस्तु को रखा गया 30 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा गया। वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, तो बीच में रखा गया, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब ओनली फॉर जब वक्रता, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा ना, तो क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे दर्पण फॉर्मूला लगा दो। दर्पण फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। ये दर्पण फॉर्मूला होता है, आपको ज्ञात करना है 1/v, 1/u को दूसरी साइड में भेज दो, तो ये 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस में 1/u। तो यहां पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है भी, तो 1/v बराबर में 1/20, ये माइनस का आएगा और माइनस पहले से लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट है वो बाईं ओर रखा गया है, तो बाईं ओर सारी की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। तो यहां पे एलसीएम आ गया 60, 20 60 और 30 2 60, तो यहां पे आपके पास में बच गया क्या? 1/v का मान आपके पास में आ गया 1/-60, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 60 आ जाएगा। v बराबर है वो माइनस का 60 आ जाएगा। अब ये माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये दर्शा रहा है भी जो आपका प्रतिबिंब बना है वो किस साइड में बना है, तो वो भी बाईं ओर बना है, भी प्रतिबिंब भी आपका बाईं ओर बना है। इस प्रकार से ये आपका अवतल दर्पण होता है और इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष होता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, इसके सामने प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उसके सामने बनता है। अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब है वो उसके सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर और वास्तविक बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो भी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।